स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सिर्फ डिस्कस किया है ना। और उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट करके बताया कि मैम ये क्वेश्चंस बहुत ही कम है, बहुत से बच्चों को आता है प्रेजेंट करना। देखो बच्चों, आपको आता है, क्वेश्चंस आता होगा, ये मैं नहीं कह रही, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। एग्जामिनर नहीं जानता आप कौन हो, आपको कितनी नॉलेज है, बट आप अपनी आंसर राइटिंग को किस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, इसके बेस पे वो तुम्हें जज करेगा। तो ये मत सोचो कि आपको आंसर आता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ये सोच लो हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये कर लूँगी। नहीं, नेवर थिंक अबाउट दैट। तो ये जो चीज़ है ना, आपको अपने माइंड में नहीं रखनी है। आप कोशिश करो आते हुए क्वेश्चंस को कम से कम एक बार आंसर राइटिंग के तौर पे उसको प्रिपेयर करना, लिखना पूरी तरीके से। तो यही चीज़ थी, मुझे लगा था कि कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही बुरा और नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो क्वेश्चंस हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, अब मैं उसका आंसर राइटिंग लेकर के आती हूँ कि किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो बेसिकली। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि कैसे हम अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। हम अपने आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें एग्जामिनर जो है हमें फुल मार्क्स दे भी सके। आराम से अगर आप इस पैटर्न से लिखोगे ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुनते हो ना, डेफिनेटली आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई भी नहीं। बस आपको प्रेजेंटेशन अपनी बेस्ट रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो नंबर देगा वो आपकी प्रेजेंटेशन पे देगा, ना कि आप पर देगा। उसको नहीं पता हु आर यू, है ना, वो जज करेगा केवल और केवल आपकी आंसर राइटिंग से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं कि अपनी आंसर राइटिंग को हम कैसे लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हम वन बाय वन और भी ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने लगभग अपना सिलेबस कवर कर लिया है, और मैंने आपको कल ही बताया था कि ईवीएस का जो पेपर होता है वो भी होता है आपका 75 नंबर का, ठीक, जिसमें आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स है, टोटल कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। मुझे कमेंट करके बताओ 7 है या उससे ज़्यादा है, ठीक। 7 चैप्टर हैं उसमें। अब 7 चैप्टर है तो 7 में से हमने ऑल ओवर 7 के 7 यूनिट्स आपके कवर करवा रखे हैं। बट एग्ज़ाम में ना आपको 7 के 7 यूनिट में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि 7 के 7 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बट आपको जो अटेम्प्ट करना होता है ना, आपको केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। 7 यूनिट्स हैं, 7 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें 5 ही करना है। तो हम 7 पे फोकस क्यों कर रहे हैं भाई? हम उस 7 में से कोई 5 यूनिट सेलेक्ट कर लो ना। हम उस 7 में से 5 यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी को बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट तो हमें 5 ही करना है। कोई भी आप 5 यूनिट सेलेक्ट कर लो और उसी में से आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। टाइम कम है, लेकिन अभी भी आप अगर ठीक तरीके से मैनेज करते हो ना, पर डे का अगर आप 3 से 4 घंटा पढ़ते हो, डेफिनेटली बता रही बच्चों आप अच्छा कर लोगे। सेकेंड सेमेस्टर में आपको आराम से अच्छे मार्क अच्छे अर्न होंगे, मेरिट लिस्ट आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। बस आपको अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से रखनी है। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना वो चीज़ ध्यान रखो। और एक चीज़ और, कभी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, देखो अभी तो आप ग्रेजुएशन में हो, अभी आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपको नहीं पता कि लाइफ में आगे चल करके कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी है। आपको पढ़ ज़रूर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि लाइफ में आखिरकार आपके साथ होने के वाला है। ये जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो आगे हेल्प करेगा नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या फिर इनकेस अगर आपके माइंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के टारगेट है ना, कोई टारगेट आपने सेट कर रखा है, अच्छी बात है। हर एक स्टूडेंट के अंदर एक टारगेट होना चाहिए। अगर वो टारगेट है तो उसके पीछे वो अपना पूरा जो है एफ़र्ट डालेगा, और हो सकता है वो एफ़र्ट अगर सही तरीके से डालता है तो उस सपने को, अपने उस टारगेट को पूरा भी कर ले। बट प्रॉब्लम यह है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सोर्सेज के पीछे भागते हैं। तो सोर्स के पीछे नहीं भागना है। बहुत से बच्चे ऐसे जो हमारे टेलीग्राम पे कमेंट करते हैं, दीदी मुझे ये प्रोवाइड कर दो, मैम मुझे ये प्रोवाइड कर दो, मैम मुझे ये वाले क्वेश्चन चाहिए, मैम मुझे हिंदी का दे दो, ईवीएस का दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत बोलते हैं, है ना। मैंने जैसे कल की वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस बताए बच्चों, आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसको आपने एक बार भी प्रेजेंट किया नहीं किया होगा, उसको बस आपने पढ़ा, दिमाग में रखा हाँ ये मैंने पढ़ा था तो मैं इसको कर लूँगा, ये कर लूँगी। इस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग प्रिपेयर नहीं करनी है आपको, इस तरीके से कभी करनी ही नहीं है। अगर मैंने वो 5 क्वेश्चन दिया था
और हॉनेस्टली बताना उस 5 में से आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 के 5 क्वेश्चंस को आपने रिटर्न में किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि सबने यही चीज़ बोली मुझे कि मैम ये 5 क्वेश्चन बहुत ही कम है, आप और क्वेश्चंस दो। एटलीस्ट 5 को तो पूरा करो आप, उसके बाद आप आगे जाना। ठीक है, तो अब याद रखना आप लोगों को कि 7 में से 5 यूनिट कवर करने हैं और कोशिश करो जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना रिटर्न फॉर्म में आप उसको सिर्फ लिखना शुरू करो, आंसर राइटिंग बेस्ट करो। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ और कल के जो क्वेश्चंस थे उसके मैं अब आपको आंसर बताती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि ईवीएस में ना कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, आंसर डिफाइन करने को आते हैं, डिफरेंस डिफाइन करने को आते हैं। जैसे आपसे बोल देगा कि जैव मंडल और वायुमंडल के बीच में अंतर बताओ, तो फिर आप बताओगे जैव मंडल। सबसे पहले कैसे लिखोगे? जैव मंडल वायुमंडल, जैव मंडल एक हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद सब हेडिंग डालोगे। ये गैर हो गया, यहाँ पर जैव आएगा, उसको ठीक कर लो आप। ठीक, मैं ठीक कर देती हूँ, यहाँ इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पर जैव मंडल आएगा, है ना। तो जैव मंडल से अभिप्राय पर्यावरण का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव होता है। देखो कितना आसान शब्दों में लिखा है, आपको भी लिखना है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। जो नॉलेज है ना आपके पास, जितने शब्द है उसी शब्दों में अपने आप को डिफाइंड करो, बट करो तो एटलीस्ट। स्थल मंडल वायुमंडल के बाद जीवों को जीवित रहने के लिए जैव मंडल की आवश्यकता होती है। दैट्स इट। 3 से 4 पॉइंट लिख लो। कितने नंबर का होता है? 2 से 3 नंबर का ही तो होता है। एग्जामिनर आराम से देगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी लाइन लिखी है, वो ये देखेगा कि आपने अगर 2 लाइन लिखी है तो उस 2 लाइन में क्या लिखा है। ठीक, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो एग्जामिनर आराम से नंबर देगा। फिर आप वायुमंडल को डिफाइन करने लग जाओ कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल को क्या है, कई भागों में बांटा गया है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से बादलों की कई घनी चादरों से, वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से मिलता है। इस तरीके से आप लिख दो अपनी लैंग्वेज में जितनी आपको नॉलेज है। उसी तरीके से मुझे ये ताज़ा जल पारितंत्र और समुद्र जल पारितंत्र ये हो गया है ना, ताज़ा जल पारितंत्र और समुद्र जल पारितंत्र, ये आप डिफाइन करना शुरू कर दो। अब इन दोनों को मुझे आप 2-2 लाइन में कमेंट करके बताओ कि आप समुद्र जल पारितंत्र को और जल पारितंत्र को कैसे डिफाइन करोगे। जल पारितंत्र क्या होता है और समुद्र पारिजल तंत्र क्या होता है, फिर जल पारितंत्र क्या होता है, ये मुझे आप बताओ। सिर्फ 2-2 लाइन लिखनी है आपको, तभी पता चल पाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अदरवाइज बच्चों आप टाइम पास कर रहे हो। 15 दिन बचे हैं, इसमें अगर आपने एफर्ट नहीं डाले ना तो एग्ज़ाम में आपका, लिटरली बता रही हूँ, 3 साल पिछले 2 सालों से कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि आपको खुद नहीं पता कि क्या आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए और आने वाले टाइम के लिए भी आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए आप कोशिश करो जितना जल्दी हो सके इसको रिटर्न फॉर्म में आप को प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना। अब देखो ऐसी पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को भी आप डिफाइन कर सकते हो। आराम से करोगे उसको डिफाइन। कैसे करोगे? सबसे पहले पारंपरिक ऊर्जा के बारे में बताओ। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जो मानव द्वारा काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम, खनिज, कोयला। कितना आसानी से डिफाइन कर दिया आपने। फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा बता दो। वह संसाधन जो मानवों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि, है ना। पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक जो काफ़ी पुराने समय से चले आ रही परंपरा की तरफ पे, और गैर पारंपरिक जो नए नए संसाधनों के रूप में नए नए जो विस्तार हुए हैं वो सब, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि पर्यावरण संबंधी आंदोलन से आप क्या समझते हो। अब देखो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको कल की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में हमने बताया था, अगर आपने हमारी अभी तक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जा करके देख लो आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट हो अगर आप, तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अभी के अभी जाओ आप, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ जा कर के चैनल को आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। और अब अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट जा कर के अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। आपको हमारे चैनल पर ईवीएस, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब के जो है नोट्स रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपके पास कोई डाउट भी होता है तो आप वहाँ से हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो था नए बच्चों के लिए गाइडेंस। और जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है क्या चीज़ें करनी है। तो पर ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको कल बताया था कि पर्यावरण संबंधी आंदोलन से आप क्या समझते हो, और जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए ऐसे किसी आंदोलन की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। क्वेश्चन देखा आपने किस तरीके से बोला है। एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी है। पर्यावरण संबंधी आंदोलन से आप क्या पूछते हो, एक तो ये पूछा, ठीक, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए
कौन कौन से फिर ऐसे किसी आंदोलन की क्या करनी है, भूमिका का निर्वहन करना है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आराम से आप लिख सकते हो अपने आंसर को। सबसे पहले भूमिका के रूप में किसको डिफाइन कर दोगे, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। आप आराम से लिख दोगे। देखो मैंने किस तरीके से लिखा, आप आंसर समझो। पर्यावरण संबंधी आंदोलन को पहले मैंने इसकी भूमिका बनाई है छोटी सी। पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण को बचाना हम सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है। जिस प्रकार से मानव अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण का हार्श, यहाँ पे हार्श आएगा, ठीक है, वो थोड़ा ऑटो करेक्शन हो जाता है क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले लिखनी पड़ती है और लिखने के बाद टाइप करना पड़ता है ना, तो कई बार होता है ये प्रॉब्लम, है ना। तो हार्श आएगा यहाँ पर, इसको आप ठीक कर लेना। हार्श करता है, यह एक गंभीर संकट व भावी पीढ़ी के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है संसाधनों को लेकर के। इन्हीं कारणों से पर्यावरण संरक्षण में जनसंचार की ज़रूरत होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, जिसके कारण लोगों द्वारा कई आंदोलन भी चलाए गए हैं, जिनमें से एक आंदोलन है चिपको आंदोलन। आइए चिपको आंदोलन को विस्तार से समझते हैं। ये देखो कितने आसान शब्दों में मैंने इसकी भूमिका बना दी और एक आंदोलन तक पहुंच गई। इंटरलिंक मिल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो ना, आप कोशिश करो कि आपके आंसर की जो लय है ना, सीरीज़ है, वो सीरीज़ ना ख़राब हो। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक लगे कि हाँ मैं एक लय में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। बहुत आसानदार तरीके से लिख सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाओगे। तो मैंने इस तरीके से भूमिका बनाई। भूमिका बनाते बनाते मैं आंदोलन पे आ गई। अब आंदोलन में मैं कौन सा डिफाइन कर रही हूँ, चिपको आंदोलन डिफाइन कर रही हूँ। अब चिपको आंदोलन के बारे में आप लिखना शुरू कर दो। हालांकि मैंने छोटा ही लिखा है, आप डिफाइन कर दोगे अच्छे से। आपने हमारी जो वीडियोस देख रखी है ना 3rd यूनिट वाली, उसमें मिल जाएगी। चिपको आंदोलन क्या थी, भारत के उत्तराखंड जिले में हुई थी। ये आंदोलन प्रसिद्ध था। लोगों को पेड़ों की कटाई से रोकने के लिए लोगों द्वारा, ये जन समुदाय द्वारा क्या किया जाता था, ये आंदोलन चलाया जाता था। जब पेड़ों की कटाई होती थी तब वहाँ के जन समुदाय लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक करके खड़े हो जाते थे। 1990 के दशक में यह आंदोलन चला है। देखो मैंने यहाँ पर 1990 का दशक लिखा है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ करंट टाइम पे कि चिपको जो आंदोलन हुआ था वो 1990 के दशक में कब हुआ था। दशक का मतलब जानते हो ना आप, दशक का मतलब होता है, जैसे मान लो 1990 का दशक लिखा है तो 1990 से लेकर के 1000 तक, ठीक है, 2000 तक। 1990 से लेकर के 2000, इनके बीच में कितने साल आ गए, 10 साल। इसे सपोज़ करो 1960 लिखा मैंने, 1960 से 70, इनके बीच में कितने साल आ गए, 10 साल आ गए। तो मैं क्या कहूँगी, 1960 का दशक बोल सकती हूँ जिसके अंदर 10 साल आते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 1990 का दशक लिखा है। आप कमेंट करके फटाफट ये बताओ कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, एग्जैक्ट ईयर क्या था, कौन सा साल हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपने हमारी वीडियो देख रखी है तो इस तरीके से आप चिपको आंदोलन डिफाइन कर दो। कितने आसान तरीक़ों से आप बता सकते हो। उसी तरीके से मैंने 3rd क्वेश्चन भी बताया आपको कि पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार और जन ज़रूरत की भूमिका का निर्वहन कीजिए। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और घुमाया हुआ कितना क्वेश्चन है। पहले पूछा पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार, और फिर बोला जन जागरूकता की भूमिका का निर्वहन करना है। भूमिका अब अगर आप बनाते हो अपने कोई आंसर की तो किसकी बनाओगे, पर्यावरण संरक्षण में। तो लिख देना पर्यावरण संरक्षण से अभिप्राय सरकार द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण हेतु चलाए गए कदमों से है। इस तरीके से भूमिका बना दोगे, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद जन ज़रूरत की भूमिका कैसी है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर दो कि जनों द्वारा, अभियानों द्वारा लोगों की ज़रूरत को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ना सब हेडिंग दी है, सिर्फ सब हेडिंग आपको बता रखी है। आप इसको एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने का काम आपका, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अभियान, जैसे मैंने सब हेडिंग क्या बनाई, अभियानों द्वारा लोगों को जागरूक करना, तो अब इसको 3 से 4 लाइन में डिफाइन कर दो कि लोगों द्वारा अभियान चलाए जाते थे जिनसे लोगों को जागरूकता मिलती थी। सतत विकास पर विचार करना, अपनी भावी पीढ़ी के लिए कैसे संसाधन बचाया जाए इसके ऊपर विचार करना, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लोगों को जागरूक होना चाहिए, जो यूएनओ है यूएनओ का कैसे योगदान है। पर्यावरण आंदोलन चलाए गए हैं कि अगर पर्यावरण को लेकर के कोई व्यक्ति हाश करता है तो उस पर डायरेक्ट न्यायालय जा सकता है ना। सरकार द्वारा सख्त नियम बनाए गए हैं, जुर्माना काटा जा सकता है अगर कोई पर्यावरण को हाश करेगा तो। हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन है, जो आपने देखा होगा जैसे हमारी गलियाँ होती है, हमारे में क्या होती है एमसीडी की ना गाड़ी आती है कूड़े को इकट्ठा करने के लिए, है ना। एमसीडी की गाड़ी आती होगी आपके यहाँ भी, जो एमसीडी की गाड़ी है वो कूड़ों के प्रबंधन के लिए जो है बनाई गई है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे कदम उठाए गए हैं।
आप आराम से लिख सकते हो। राष्ट्रीय नदी कार्यक्रम चलाए गए बचाने के लिए नदियों के जल को। सौर ऊर्जा बनाया गया। मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जागरूक करने में। देखो 12 पॉइंट कितने आराम से हमने बना दिए हैं। उसी तरीके से मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन भी बताया था। फोर्थ क्वेश्चन में ये जो आपको बोला जाता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, टिप्पणी कर दो आप। निर्वाहक विकास क्या होता है इसके बारे में आप लिखना शुरू कर दो। भूमि का ह्रास क्या होता है, कैसे होता है, ये भी आप लिखना शुरू कर दो। जैविक अतिक्रमण के बारे में बताओ। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है ये बताओ। ठीक, मैंने कितने आराम से 2-2 लाइन में बता रखा। आप 3 से 4 लाइन लिख दो, कितने आराम से हो जाएगा ये आपका आंसर। डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अभी के अभी अब मुझे कमेंट करके बताओ कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। देखो ये तो मैंने लिखा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक, ये मुझे बताओगे आप। किस वर्ष हुआ था और भारत इसमें कब शामिल हुआ था। मुझे आप ये बताओ कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में सम्मेलन किया गया था और भारत इसमें कब शामिल हुआ था। ये 2 पॉइंट आप मुझे बताओ कमेंट करके अभी के अभी। तो ये वीडियो कैसी लगी, आई होप सो अब आप अपने आंसर को ठीक तरीके से प्रिपेयर करोगे और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे। कमेंट करके बता दो जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं फटाफट। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताना। लाइक कर दो जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब कर दो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि फ्री स्टडी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए ही नहीं है, आपके आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी पर करंट इवेंट लाता रहता है। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।